उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सभी सियासी दल एक जोर आजमाइश में लग गए हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या इनके घटक दल या जो भी सभी नेता विधायक सब जो है एक जोर आजमाइश में लग गए हैं। हमारे साथ प्रशांत जी हैं, हम इनसे सारे उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों पे चर्चा करेंगे। 9 तारीख को प्रशांत जी एक बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी रैली करने वाली है। काफी दिनों बाद मायावती एक सक्रिय मंच पर दिखेंगी, संगठन को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए एक मैसेज देंगे। ऐसे में एक चर्चा उत्तर प्रदेश में चल रही है कि कई वरिष्ठ नेता हैं, कई घटक दलों के नेता हैं, कई सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कैसे दिखते हैं इसको? देखिए, ये बात तो सच है कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और जो पार्टी सत्ता में रहती है उसके खिलाफ बहुत सारे शिकायतें होती हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि बहन जी की 2007 की सरकार के बाद कोई ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी जिसने लॉ एंड ऑर्डर पे कोई काम अच्छा किया हो। भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी तो कहा यह जा रहा है कि अमित शाह ने एक बड़े नेता को उत्तर प्रदेश में लगाया ये समझने के लिए कि ये पता करो कि 2007 में बसपा ने कैसे सरकार बनाई थी। और उसके बाद एक बड़े पत्रकार ने मिल करके अमित शाह के इस प्लान को अंजाम दिया और आज वो बड़ा पत्रकार जो है दिल्ली में एक बड़ा चैनल चलाता है, बड़े चैनल का मालिक है वो। उसके बाद बहुत भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई। एक लाइन में कहें तो बसपा का मॉडल अपना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में सरकार, कानून व्यवस्था के मामले, कानून व्यवस्था हो चाहे संगठन में जिस तरीके से जो 2007 में बसपा ने फॉर्मूला इजाद किया था ब्राह्मण और दलित का, तो इन तमाम सारे इक्वेशंस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ये अपनी सरकार बनाई और उसी पर काम किया। और उसमें आप देखिए कि तमाम सारे नेता जो बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी से निकले हुए हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और वो भाजपा के टिकट पर जो है सांसद बने, विधायक बने। एक लाइन में साफ शब्दों में अगर कहें तो बहुजन समाज पार्टी की उगाई गई फसल को भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में काटा, उससे पहले 2012 में समाजवादी पार्टी ने काटा। बिल्कुल। अब चूंकि बहन जी ने ये देखा है कि एक लंबे समय से जिस तरीके से बसपा ने जो मान्यवर साहब काशीराम ने जो तैयार की थी एक नर्सरी नेताओं की, वो कुछ सपा में चले गए, कुछ भाजपा में चले गए। तो अब ये जो 9 अक्टूबर की रैली है ये एक नए तरीके से बहुजन समाज पार्टी को एक नई नर्सरी पैदा करने का ये एक आप कह सकते हैं कि ये बिगिनिंग है, एक नए नेताओं को तैयार करने की एक तैयारी है जिससे कि 2027 का जो चुनाव है वो बहुजन समाज पार्टी दमखम के साथ लड़ सके। क्योंकि हमने बीते कई सारे चुनावों में देखा है कि बहुत सारे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तमाम सारी पार्टियों से अभी नाखुश हैं। आप आजम खान की बात कर लीजिए, आप ओम प्रकाश राजभर की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं। आप संजय निषाद की बात कर लीजिए, वो भी मंत्री हैं। आप कांग्रेस पार्टी में जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनकी बात कर लीजिए, देखिए कैसे पीछे कुछ पता ही नहीं चलता है या नहीं है। और ये तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी से निकले हैं, मान्यवर साहब ने इनको नेता बनाया है। तो ये एक अटकलें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में कि कुछ ऐसे बड़े नेता हैं। भाई आजम खान है, आजम खान लगातार समाजवादी पार्टी उनको उपेक्षित महसूस करा रही है, वो जेल में बंद है, उनसे कोई मिलने नहीं जाता। कई बार आजम खान साहब के परिवार ने इस तरीके के बयान दिए जिससे ये समझ में आया कि वो समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज हैं। अच्छा, इस बीच चंद्रशेखर आजाद भी भांजी मार लेते हैं, अपने आप को पारिवारिक सदस्य बता देते हैं आजम खान का। अरे भाई साहब, आजम खान को भी तो देखना है ना कि सब कुछ पारिवारिक सदस्य बता देने से नहीं होता। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आजम खान की सियासत किसके साथ ज्यादा अलाइन कर रही है।
एक सीट वाले सांसद के साथ में ज्यादा अलाइन कर रही है उस पार्टी के साथ में, या फिर एक ऐसी पार्टी जो तीसरे नंबर चौथे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन आपको लगता है कि आजम खान या उनके परिवार से जुड़े सदस्यों का किसी भी तरह से बसपा से अभी कोई टच है या कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं? वैसे ये धुआं उठा है तो आग तो जली होगी कहीं ना कहीं। देखिए, बीते दिनों हुआ ये कि एक खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, सियासी गलियारों में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि आजम खान के परिवार का एक व्यक्ति जिसने बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता से मुलाकात की है, इस तरीके की खबरें चली थी। मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये खबर चली है तो कहीं ना कहीं से ये चली होगी, या अगर मुलाकात नहीं भी हुई है तो कहीं ना कहीं ये बात इंटरनल सर्किल में, चाहे वो बस बीएसपी का इंटरनल सर्किल हो, चाहे वो आजम खान के करीबियों का इंटरनल सर्कल हो, जिनकी आजम खान साहब से और उनके परिवार से बातचीत होती है, ये चीज चल रही है। और इसका बहुत सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आजम खान समाजवादी पार्टी में अपना और अपने परिवार का और अपनी सियासत का जो बरसों से उन्होंने सिंचा है, जिसको बड़ी मेहनत से, वो अपनी सियासत का भविष्य अब आगे शायद वो समाजवादी पार्टी में नहीं देख रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी में वो अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं तो आइडियोलॉजिकली उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, जो आइडियोलॉजिकली भी परफेक्ट बैठता है और जो उनकी सियासत के हिसाब से भी, कैडर के हिसाब से भी मजबूत है, वो है बसपा। आइडियोलॉजिकली चंद्रशेखर आजाद भी बैठते हैं फिट, लेकिन उनके पास कैडर नहीं है, उनके पास जनाधार नहीं है, उनके पास बसपा जैसा बड़ा बैनर नहीं है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि आजम खान जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आ सकते हैं। एक दूसरा बड़ा नाम आपने लिया स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्या घर वापसी कर सकते हैं वो, आपको लगता है? देखिए, तो खुद एक नई पार्टी बना ली है उन्होंने। स्वामी प्रसाद ने अपनी नई पार्टी बनाई है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य वो व्यक्ति हैं जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। ये बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को मान्यवर साहब ने नेता बनाया, बहन जी ने नेता बनाया, और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आपको याद होगा कि कितने गंभीर आरोप लगाए थे, बहन जी को दौलत की बेटी बताया था, ये वही नेता है। लेकिन सच बात यह है कि मायावती जी ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के बहुजनों, शोषितों, वंचितों को सम्मान से जीने का अधिकार भी दिलाया है। यह बात भी सच है कि मायावती जी के रहते कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि अधिकारी कांपने लगते थे। ओम प्रकाश राजभर एक बयान आया था, आपने देखा होगा, कह रहे थे अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे बहन जी जिस जिले में और जिस मंडल में पहुंच जाती थी। तो ये वाकई में उनका नाम भी, हाँ, अभी उनके भी आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ बचा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात तो है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उनकी बात मजबूत होती है, उनकी बातचीत से, बयानों से, आइडियोलॉजी से वो बहुजन समाज पार्टी से कंप्लीटली अलाइन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, भाजपा में आप मंत्री रहे 2017 से 22 की सरकार में, फिर 22 के चुनाव से पहले आप समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी में आप एमएलसी रहे, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे मेरे ख्याल से आप, और उसके बाद में आप फिर आगे आ गए। ठीक है, अब देखिए, तो आप भाजपा को गाली दे रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी अभी भी भाजपा में है। लेकिन संघमित्रा मौर्य को आप देखिए जिस तरीके से वो गायब चल रही हैं, इस बात से कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव से पहले, 22 के चुनाव, 27 के चुनाव से पहले कोई बड़ा शिफ्ट हो, कोई बड़ी डीलिंग हो जाए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य और उनका परिवार, उनकी बेटी बहुजन समाज पार्टी में आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अचानक से पलटी मारते हैं। ये बात तो है, ये बात देखा है, 16 में भी देखा और फिर 22 में। हाँ, उनका काम 2 दिन में, 3 दिन में पूरा सेट हो जाता है। वो ये नहीं कि 3 महीने माहौल बनाते हैं, 4 महीने माहौल बनाते हैं, फिर वो चले जाए, जैसे संजय निषाद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बात तो पार्टी भी बना लिया, तो एक कार्यकर्ताओं की भी फौज होगी, उनका भी एक कोर वोट बैंक होगा। हाँ, ठीक बात है। हालांकि फसल तो वो बसपा की ही है,
देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल सही बात है, बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी ने उनको नेता बनाया है और ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य एक्सेप्ट करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं एक्सेप्ट करते, वो एक्सेप्ट करते हैं गाहे बगाहे, ये बात वो कहते रहते हैं। और मायावती जी के बारे में मुझे लगता है कि उस बयान के बाद कभी कोई ऐसा उल्टा सीधा बयान दिया नहीं उन्होंने उसके बाद और उनको ये बात पता है कि मायावती जी के बारे में गलत बयानी करना ना सिर्फ नेता को बल्कि उस दल को भी भुगतना पड़ता है। आपको याद होगा वो दयाशंकर सिंह वाला मामला, जब उन्होंने अभद्रता की, अभद्र बयानबाजी की और देखिए कि क्या हालत हुई थी, कैसे पीछे धकेल दिए गए थे दयाशंकर सिंह, अंडरग्राउंड होना पड़ा था। मतलब बहुजन समाज पार्टी पूरा देश जो है उमड़ पड़ा था मायावती जी के सम्मान में उस मामले को लेकर के, और उसी मामले ने स्वाति सिंह को नेता बना दिया। उसी मामले ने स्वाति सिंह को नेता बनाया। तो ये पता है कि बहन जी पर बयानबाजी करना दो धारी तलवार है, ये सबको पता है। और यही वजह है कि न किसी भी, न भाजपा, न कांग्रेस, न समाजवादी पार्टी, अक्रॉस द पार्टी किसी की हैसियत नहीं है कि वो मायावती जी के बारे में उल्टा बोल दे। नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो नुकसान बहुत तगड़ा कर देता। अमित शाह को माफी मांगनी पड़ी, आप देखिए। बिल्कुल, हालांकि उन्होंने बाबा साहेब के ऊपर बोला था, वो तो और बड़ा कांड कर दिया था। तो ये अपने आप में बड़ा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ी अभी है अपॉर्चुनिटी, या यूं कहें कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य बसपा में नहीं आ सकते। अगला नाम जो है वो भी यहीं की फसल रहे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी है अगला नाम। हाँ, तो देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी घर वापसी का प्लान बन रहा है। बिल्कुल सही बात है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी प्लान क्यों बन रहा है, चर्चाएं क्यों हो रही, उसके पीछे बहुत मजबूत वजह है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में हैं, ये कितने लोग जानते हैं? बात सही है, कोई जान नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे, एकदम पीछे धकेल दिए गए हैं कि ना तुम्हारा कोई मतलब नहीं है भाई, तुम अपना रहो अपना। और ये वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं जिनको एक तरीके से माना जाता था कि बहन जी के बाद अगर कोई है तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं। सरकार थे, तूती बोलती थी, सबसे ज्यादा विभाग नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास थे किसी दौर में। और आज देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी के हालात क्या है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी ये पता है कि जो सम्मान, जो पद, जो ओहदा, जो हैसियत उनको बहुजन समाज पार्टी में मिली, वो ना उनको समाजवादी पार्टी में मिली, ना उनको कांग्रेस पार्टी में मिली। सही बात। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सब जहर का घूंट पी पी के बैठे हैं अपने दलों में, मौका मिलेगा वैसे ही सब कूदेंगे, चाहे आजम खान हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो। और एक बात और बता दूं, ये दो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, अगर ये दो चेहरे बहुजन समाज पार्टी में आ जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ा शिफ्ट बहुजन समाज पार्टी की तरफ दिखेगा मुसलमानों का। बिल्कुल हो जाएगा। दो बड़े दिग्गज जो हैं, दोनों बड़े नाम हैं। हाँ, तो एक पूरे मुस्लिम कम्युनिटी, एक बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी को धक्का लग जाएगा इससे। समाजवादी पार्टी, वही इसीलिए तो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी साफ हो जाएगी अगर ये आज, अगर भाई देखो ये जो नेता है कौन है, या तो ये मुसलमान है या तो ये अति पिछड़े हैं, यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अति पिछड़े और मुसलमानों को अगर उनका वोट प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो 50% से ज्यादा हो जाता है, तो और उत्तर प्रदेश में 30% पर सरकार बन जाती है। बिल्कुल। तो फिर अखिलेश यादव जो पीडीए का बैंड बजा रहे हैं, फिर तो उसकी बैंड बज जाएगी अगर ये शिफ्ट हो गया तो। पीडीए, आप बताइए, पीडीए देखिए, पीडीए का बैंड जो बजा रहे हैं अखिलेश यादव, पीडीए की जो बात कर रहे हैं उसमें पीडीए नजर नहीं आ रहा ना, वो सिर्फ कहा जा रहा है, कहाँ नजर आ रहा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुस्लिम चेहरे को, एक दलित चेहरे को, एक अति पिछड़े चेहरे को, एक पिछड़े चेहरे को, पिछड़े से तो आप ही आते हैं। अगर आप ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ आप सांकेतिक तौर पर दिखा सकते हैं, आप जमीन पर दिखाइए ना। भाई आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ने गए, आपको और कोई नहीं नेता मिला। आप जो है आलू बेल्ट से धर्मेंद्र यादव को बदायूं से उठा करके वहां ले आए, आपको कोई नेता ही नहीं मिला अति पिछड़े समाज से। भाई इनके परिवार में देखो कौन सारे लोग हैं, सारे नेता हैं, सारे ही नेता सांसद हैं, बाकी को किसी को दे देते हैं। और भी एक बात देखो ना आप, समाजवादी पार्टी में ज्यादातर सांसद जो विधायक हैं इस वक्त, वो सारे आर.के. चौधरी को देख लीजिए। बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी के बड़े पिलर मंत्री रहे, मान्यवर साहब के दौर में मंत्री बनाए गए, बिना जीते विदायकी के सरकार में मंत्री बने। तमाम सारे ऐसे नेता हैं
रितेश पांडे पहले कूद गए, देखिए चुनाव से पहले भाजपा में चले गए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं। एक स्टडी में पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि लगभग 40-42% ऐसे सपा के सांसद हैं जो बहुजन समाज पार्टी की पृष्ठभूमि से आते हैं। तो ये बड़ी फौज जो आपने बताई काशीराम ने खड़ी की थी, उसी के बाद ही ये फिर दल बदल और इधर उधर से जो है आज भाजपा में भी अधिकतर देखिए ब्रजेश पाठक का ही नाम, ब्रजेश पाठक का नाम ले लीजिए। अरे आप एक ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी के सांसदों का आप नाम लीजिए, किसी भी सांसद का नाम लीजिए, अभी आपको पता चल जाए। आप अनुप्रिया पटेल को देखिए, सोनेलाल पटेल कौन थे? सही बात है, इनकी भी तो वहीं से राजनीति आ रही है। तो ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर ने तो अभी आ जाते हैं, उनका भी नाम है कि वो भी गठबंधन के लिए दौड़ रहे हैं। अभी बीते दिनों एक यूट्यूब चैनल को एक बड़े टेलीविजन के पत्रकार, वो अब यूट्यूबर हो गए हैं, तो वो इंटरव्यू कर रहे थे। उन्होंने जिस तरीके से उस इंटरव्यू में ओम प्रकाश राजभर ने बहन जी के और आकाश आनंद के और बसपा के कसीदे गढ़े हैं ना, बिल्कुल उससे बहुत सारी बातें संकेत निकल के आ रहे हैं। वो बयान मैंने भी सुना, मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह राजभर चलते रहे तो चुनाव से पहले वो खुद एक जो है बसपा को लेके या मायावती जी को लेके या उनके कामों को लेके एक 40 देखिए, राजभर जी असहज महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। क्यों? अभी गाजीपुर में एक कार्यकर्ता, पुलिस ने पीटा उनके कार्यकर्ता को, महिला कांस्टेबल ने, और इतनी गंदी गंदी गालियां दी उसने उसको, वो बेचारा वहां से निकल गया। इससे पहले एक कार्यकर्ता को पीटा गया। और आप वो छोड़िए, एबीवीपी ने जो अभी गरिया है उनको घर पे प्रदर्शन किया, पत्थर भी चला। एबीवीपी, मैं वही कह रहा हूँ, ये दरअसल अच्छा चर्चा इसमें एक और एंगल निकल रहा है, क्योंकि चर्चा उसकी भी है। ये कहा जा रहा है कि ये जितने दिल्ली से वरदान प्राप्त नेता हैं, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, जिनका दखल उत्तर प्रदेश में है, वो खास तौर पर टारगेट किए जा रहे हैं। तमाम सारे लोग इस बात की चर्चा करते कहते हैं, और इसीलिए लोग कह रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश सरकार में और दिल्ली आला कमान भारतीय जनता पार्टी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या? क्या एबीवीपी पर लाठी चलना सिर्फ एक संयोग है क्या? क्या आरएलडी के कार्यक्रम में आरएलडी आई रे गाना बंद करवाना भाजपाइयों द्वारा क्या ये एक सिर्फ संयोग है? क्या उसके बाद रिटेलिएटरी एक्शन लेना जयंत चौधरी का ट्विटर पर, यह भी एक संयोग है क्या? संयोग नहीं है, ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री 2027 में बदल देगी क्या? ये भी चर्चा चल रही है। और शायद यही वजह है कि ये तमाम सारे जो नेता हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, ये सब उत्तर प्रदेश में असहज महसूस कर रहे हैं। और ये सब एक तरीके से बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं सरकार पर, कहीं ना कहीं। आप देखिए अगला नाम जो है संजय निषाद के ही, उनकी पार्टी की तरफ ही आ रहा था कि कुछ दिन पहले वो भी बड़ा अल्टीमेटम दे रहे थे बीजेपी को। और ये संजय निषाद ने तो बाकायदा साफ साफ कह दिया कि भैया अगर आपका नहीं भाजपा का हमसे बन रहा है तो हम बता दीजिए, हम छोड़ देंगे साथ। अब इससे सीधा सीधा बयान कौन राजनीति में देता है? बहुत सीधी बात है कि संजय बनाने के लिए भेजे गए ब्रजेश पाठक, अभी फिर से एक बयान दे दिया। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले फिर से दिया एक बयान। उसमें उन्होंने कह दिया कि भाई अगर नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं, हमारा काम ठीक है। मतलब सरकार में रहते हुए, सरकार में रहते हुए, मंत्री रहते हुए, और भाजपा को अगर इस तरीके से साफ साफ लफ्जों में अगर जवाब दिया जा रहा है तो इसका मतलब आप जानिए। आशीष पटेल को देखिए, बिल्कुल कैसे पूरा सूचना विभाग घेरा, और कौन उत्तर प्रदेश में नहीं जानता है कि सूचना विभाग उस समय शिशिर सिंह थे निदेशक। उस समय आप देखो कि किस तरीके से आशीष पटेल ने बाकायदा नाम ले लेकर के चिट्ठी लिखी और खिलाफत की उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार की, और साफ तौर पर कहा कि हमारा तो मामला दिल्ली से है, गठबंधन यूपी से क्या मतलब है, और वो सरकार में मंत्री है। तो ये जो अति पिछड़े समाज के जो नेता हैं, ये साफ तौर पर एक संकेत दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और उनको शायद ये भी पता है कि समाजवादी पार्टी का कुछ होने नहीं जा रहा है। अच्छा है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ अब रुख किया जाए। खबरें आ रही हैं कि अब तो जो 9 अक्टूबर की जो रैली है मायावती जी की, ये 27 का आगाज है, और उसके बाद जो है एक तरीके से ये ट्रेलर है, उसके बाद पिक्चर भी देखने को मिलेगी जनवरी 2026 में। शक्ति प्रदर्शन मान लें, बिल्कुल। ये रैली एक शुरुआत है, मैंने क्या बताया, रैली शुरुआत है। मेरे सोर्स ये कह रहे हैं कि जनवरी में एक बड़ी रैली बहुजन समाज पार्टी फिर करेगी, इससे बड़ी। हालांकि बसपा इस कार्यक्रम को रैली नाम नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी
तो ये अपने आप में बड़ा बसपा का ये जो कमबैक है और ये जो ताकत दिखा रही है, और भाजपा के जो बड़े नेता इस तरीके से अपना रंग बदल रहे हैं, ये बहुत कुछ पूरी की पूरी आप देखिए कि एक ऐसा लग रहा है कि एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है पर्दे के पीछे। और बड़ी बात ये है, मैं इस पर कहूंगा कि इतनी चर्चाएं आ रही, इतने बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं पीछे से उठ के। हाँ, एक बहुत जबरदस्त प्लानिंग मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चल रही है, आपको सामने दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर ये हुआ तो आप समझिए समीकरण कितनी तेज बदलेंगे। ठीक बात। और कितना बड़ा झटका लगेगा उस पार्टी को जो अपने आप को इस समय दूसरे नंबर की पार्टी समझ रही है। समाजवादी पार्टी को वो झटका लग सकता है जिसका उन्होंने उम्मीद नहीं की। वही चीज। ठीक बात। तो जैसा कि आपने इस चर्चा में सुना, जो बड़े नाम इस चर्चा में लिए गए आपने सुने, ये है वाकई कि इनकी चर्चा है कि ये जो है एक टच में है मायावती के साथ, बसपा के संगठन के साथ। और अगर ये आ गए तो आप समझिए एक बहुत बड़ा सियासी समीकरण बदल जाएगा। जो 2 नंबर की पार्टी थी वो कहाँ जाएगी उसको भी शौक लगेगा। पीडीए जो अखिलेश जी का नारा है वो भी धरा रह जाएगा। और अब इंतजार करेंगे 9 तारीख को आने वाली रैली का, देखते हैं उसमें क्या होता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़ते रहिए खुदरंग इंडिया के साथ। नमस्कार।